Alright. Hello students. Assalamu alaikum. This is Engineer Umair, your aptitude teacher, and welcome to my next lecture. अच्छा, आज के लेक्चर में हम कुछ भी टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, कोई चैप्टर नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि एक पास पेपर है जो कि 2020 का है। अब मैं वीडियो पूरी दिखाने के चक्कर में आपको बोलूँगी भाई ये बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर है, तो ऐसा नहीं है यार। 21 अगस्त और 22 अगस्त को जो क्विज़ेज हुए थे, जो पेपर्स हुए थे टेस्ट मेहरान यूनिवर्सिटी में, उन स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। मुझे वो ऑथेंटिक नहीं लग रहे, मुझे उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऑथेंटिक लग रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, क्योंकि इतना आसान पेपर नहीं आ सकता। इतना आसान पेपर है कि वो फर्स्ट ईयर का बच्चा भी कर ले। तो अगर तो ये ऑथेंटिक हुए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आगे जो पेपर होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होंगे। तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे पेपर देंगे। तो उन स्टूडेंट्स ने मुझे यही बोला था कि सर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो हम यही हेल्प कर सकते हैं कि हम आपको पेपर प्रोवाइड कर देते हैं। जो जो हमें MCQs याद हैं माइंड में, तो सब बच्चों ने मुझे भेज दिया, मैंने उनको कंपाइल कर दिया। सो आई होप कि आपको कुछ समझ में आ जाए। बाकी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ऑथेंटिक हैं ये। मुझे वो है जो बच्चों ने पेपर दिया था, ये मुझे उन बच्चों ने दिया है, ठीक है। तो चलिए, MUT का 22 अगस्त को जो पेपर हुआ है, और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का, ठीक है। याद रखना, अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट होने, जैसे कि यूनिट के क्वेश्चन बहुत होंगे, तो हो सकता है कि पहले पेपर में 2 यूनिट पूछ लिए, अगले पेपर में भी 2 यूनिट पूछ लिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 4 सवाल यूनिट के ही कर दे, ठीक है। सो इसको ये नहीं कहना कि सर ये तो पेपर ही अजीब हो गया। तो बेटा दोनों शिफ्टों के पेपर हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है वी कैन राइट 1 पिको। ये तो ऑथेंटिक लग रहा है क्योंकि ये मैंने अक्सर पास पेपर्स में देखा है, इसके ये लाजमी आता है सवाल, ठीक है। सो वी कैन राइट 1 पिको। 1 पिको कैसे लिख सकते हैं? तो बेटा इसके लिए मैंने पूरा लेक्चर बनाया था यूनिट कन्वर्जन का, वो देख लो, सारी जिंदगी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो अभी इसको समझ लेना, ठीक है। तो मैं उसका आई का बटन में दे दूंगा वैसे लिंक, अगर समझ नहीं आ रहा तो। बाकी वो मैंने जुगाड़ तरीका बताया, वो रट जाएगा तुम्हें, ठीक है। खैर, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। डेसी सेंटी यानी कि डेसी सेंटी में देखो पहला अल्फाबेट जो है वो छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है ना, इट मीन्स कि इसके यूनिट कैसे हैं, छोटे वाले यानी कि नेगेटिव वाले। तो 1 2 3 6 9 12 चलता है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, ये गाना याद कराया था मैंने तुम्हें। खैर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा पिको, तो पिको के लिए क्या है -12। तो तुम कौन सा सिलेक्ट करोगे? -12। अब 23 अगस्त को यही सवाल आया था मेगा के लिए। तो 1 मेगा किसके बराबर होता है? तो बेटा मेगा के सारे m देखो बड़े होंगे, ठीक है। d बड़ा है, h बड़ा है, k बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें एक्सपोनेंट, क्योंकि ये बड़े यूनिट है, तो इसमें तुम एक्सपोनेंट क्या रखोगे? 6 रखोगे। सारे यूनिट क्या होंगे? पॉजिटिव। तो अगर बोलते हैं कि वी कैन राइट 1 मेगा s, तो आपका आंसर क्या होता है? 10 एक्सपोनेंट 6। फॉर द मीन टाइम इसका आंसर क्या है पिको के लिए? एक्सपोनेंट -12। चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। द मोल इज द यूनिट ऑफ, ये भी चैप्टर नंबर 1 में हमने जो 7 बेसिक यूनिट्स पढ़े थे उसमें से एक यूनिट उसने ले लिया, और वो यूनिट क्या था? मोल। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा इसका आंसर क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम सब जानते हैं। और अगर मास ऑफ सब्सटेंस होता तो उसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। चलिए, चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स। इन MK सिस्टम द यूनिट ऑफ एनर्जी इज। MK सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या है? देखो एनर्जी के बहुत सारे यूनिट हैं, जैसे कि BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये किस में होता है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। जूल इसका SI सिस्टम है, यानी कि MK सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया। ये हमें आंसर पता लग गया है। कैलोरीज होता है, इसके अलावा पास्कल तो प्रेशर का यूनिट है, आपको पता है। सो इसका आंसर क्या हो गया? जूल। मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में मुझे डाउट जा रहा है, लेकिन हो सकता है MUT ने आसान बनाया हो पेपर, ऑलराइट, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं खुले तो बच्चों तैयारी नहीं कर सके, हो सकता है कि लीनियंसी दे दी हो उन्होंने। खैर, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज, ये थोड़ा सा ये मुझे ऑथेंटिक लग रहा है पेपर, ठीक है। सो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन निकालना आपको सिखाया था, इसके डायमेंशन का आंसर D है। कैसे है भाई? चलिए करके देखते हैं। देखो इसको करता हूँ मैं डायमेंशन। मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? S अपॉन T, है ना भाई। V इक्वल टू S अपॉन T, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो S का यूनिट क्या होता है? S है लेंथ, लेंथ लिख दिया। टाइम क्या होता है? T, तो T ऊपर गया, यहाँ पे पावर 1 थी, ये हो गया LT माइनस 1, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो M की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि M है ही नहीं, तो M की पावर 0 हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? D हो गया, ठीक है। देखो ये भी वैसा ही लग रहा था, लेकिन इसमें M की पावर 1 रख दी थी, मीन्स कि इसमें मास इंक्लूड हो गया, वेलोसिटी मास से इंडिपेंडेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ करंट इज, करंट का यूनिट क्या है? ये भी चैप्टर नंबर 1, वो जो 7 पढ़े थे बेसिक यूनिट्स। तो यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया? एम्पियर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारे पास वोल्टेज का हो गया, सॉरी एनर्जी का हो गया। कूलम जो हो गया वो चार्ज का हो गया, EMF वोल्टेज का हो गया, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स।
अब ये भी नोट डाउन करते रहो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 6 पे नेगेटिव ऑफ वेक्टर हैज अ, ये ऑथेंटिक लग रहा है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर हैज अ डैश मैग्नीट्यूड एंड डैश डायरेक्शन दैट ऑफ इट्स ओरिजिनल वेक्टर। डबल सेम यानी कि दो डैश के आंसर बता रहा है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर हैज अ डबल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन, लेसर मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। अब बच्चे को पता होता है नेगेटिव कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन, तो वो हर बार में लेसर नहीं लगा देना, ठीक है, मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं होता। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, और जबकि इक्वल वेक्टर्स कैसे होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अच्छा, इसकी जगह पे ऑप्शन क्या दे सकता था, इसकी जगह पे ऑप्शन देता आपको एंटी पैरेलल, ठीक है, अगर अपोजिट नहीं देता तो क्या देता है, एंटी पैरेलल। तो आगे के पेपर में एंटी पैरेलल पूछ सकता है, तो एंटी पैरेलल इज द करेक्ट आंसर। अगर ये पैरेलल है तो ये दूसरा क्या होगा इसका, एंटी पैरेलल। ऑलराइट, चलो, तो मैंने पॉसिबिलिटी भी बता दूंगा मैं तुम्हें, चैप्टर नंबर 2 से था। अब इसकी भी पॉसिबिलिटी बता देते भाई, ये भी ऑथेंटिक है, ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल पूछ सकता है। फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन टू वेक्टर्स, दैट इज, बच्चों ने टूटे फूटे सवाल दिए थे मुझे, मैंने उनको कोशिश करी है बना दूं मैं, ठीक है। अक्सर बच्चों को ऑप्शंस भी नहीं पता थे, तो ऑप्शंस मैंने कुछ खुद से भी बनाए, ठीक है। तो भाई जिन बच्चों ने कोशिश की है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि यार वो अपने दूसरे भाइयों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2i + 6j + 12k i - 2j - k 2i - 6j, या ये जो भी है ऑप्शन, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो बोलता है वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं उसके भी परपेंडिकुलर हो, तो ये हमने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि भाई राइट हैंड रूल पकड़ो, और अगर तुम दो वेक्टर्स की डायरेक्शन बता दो ना, तो जो तीसरा वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम सी कहते हैं। अगर ए बी का वेक्टर प्रोडक्ट ले लो तो सी वेक्टर हमें मिलेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, तो इट मींस कि तुम्हें सी निकालना है। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, देखो कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा। ये देखो, तुम क्या करो, सबसे आसान तरीका, बल्कि मैं इसको कर देता हूं, देखो ये याद रखना, 2 3 4 1 2 3, 2 3 4 1 2 3। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो i j k शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट देखना, ये देखो i j k i j k 2 3 4 2 3 4, पहले वेक्टर के लिख दिए, दूसरे का क्या था 1 2 3 1 2 3, ठीक है, यानी कि डबल डबल लिख दिया, i j k 2 3 4 2 3 4 1 2 3 1 2 3। यहाँ से ये वाली रो काट दो, ये वाली रो काट दो, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 9, बीच में लगाओ माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 8, ये तुम्हारे पास निकल के आ गया i का, कॉमन निकालो, इसको मल्टीप्लाई करो कितना बना, सॉरी इसको करो कितना बना 4, इसको करो कितना बना 6 माइनस का, ये आ गया तुम्हारे पास j। अगला इसको करो कितना हो गया 4, इसको करो कितना हो गया 3 3 1 जा 3, ये कितना हो गया k, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना बनेगा 1i, ठीक है। इसको सॉल्व करें -2j, इसको सॉल्व करें कितना हो गया 1k, तो क्या बना i - 2j + k, i - 2j + k, चेक करते हैं, i - 2j - k, i - 2j + k, तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ट्रिक देख लिए, रोक के देख लेना वीडियो, मैं तेज चल रहा हूँ यार, तुम लोग बोर हो जाओगे, पता है तुम लोगों को, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आसान आसान क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर, अगेन 8, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं आपको हमेशा से सिखाता हूँ F = मा मतलब ma, ठीक है, तो यही होता है इसका। खैर, तो यहाँ तो कोई भी नहीं दिया, तो अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, या तो ये करके आ जाएगा, लेकिन मेरा बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, मेरा बच्चा यही लिख कर आएगा, विच इज F = इससे मल्टीप्लाई हुआ बन गया F = ma। ये क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर नंबर 3 मोशन से लिया गया। 9 पे आते हैं, द रेंज विल बी मिनिमम इफ एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज। अच्छा, अक्सर सवाल ये आता था कि रेंज विल बी मैक्सिमम इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, तो हमने उसका मैंने आपको एक पेपर में सिखा दिया था कि 45 पे मैक्सिमम रेंज होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ बोल दिया मिनिमम किस पे होगी, तो उसके लिए तुम्हें सिखाना पड़ेगा। ये भी ऑथेंटिक है, ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, 45 डिग्री, या बोथ ए बी, तो अब कौन सा आंसर हो सकता है। देखो 45 पे तो मैक्सिमम होता है, इसको तो काट ही दो, ठीक है ना। अब रहेगा ये, अब 0 होगा, 90 होगा, या ए बी होगा। तो इसके लिए देखो चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन से लिया गया। अब प्रोजेक्टाइल के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है रेंज का, ठीक है। अगर रेंज का फॉर्मूला मैं यूज करूं v² g sin 2θ, अगर 45 पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं मैक्सिमम रेंज पहले निकालने।
मैक्सिमम रेंज निकालता हूं तो ये हो जाएगा साइन 90, 45 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये पूरा थीटा हो जाएगा 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। तो मैक्सिमम क्या फॉर्मूला क्या बना, वी स्क्वायर अपॉन जी। ये तो तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, हाथ के हाथ लिख लो, इससे भी सवाल पूछ सकता है। लेकिन चलिए मैक्सिमम तो ये तो कट गया था ना, अब जीरो पुट करते हैं। यहाँ जीरो पुट किया तो जीरो मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कैलकुलेटर में डालो, मैं बता देता हूँ, जीरो होता है आंसर। तो ये जब जीरो हो गया तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी जीरो। तो रेंज कितनी आएगी, मिनिमम यानी कि जीरो आएगी। चलिए 90 भी देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं पुट कर देना, 90 पुट करते हैं। 90 पुट किया, थीटा की जगह 90, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 180। साइन 180 इज ऑल्सो जीरो, इट मीन्स कि जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी जीरो। तो इन दोनों एंगल पे हमें रेंज मिनिमम या फिर जीरो मिलेगी। ठीक है, तो बोथ ए बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 10th, इफ मासेस ऑफ टू बॉडीज आर डबल्ड, ये ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है। अब ये बताऊंगा कैसे आता है। इफ मासेस ऑफ टू बॉडीज आर डबल्ड एंड रेडियस इज आल्सो डबल्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी हाफ, डबल, इंक्रीज 4 टाइम्स, नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका आंसर बताता हूं, देखो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। बोलता है मासेस ऑफ टू बॉडीज, क्या बोल रहा है मासेस, यानी कि दोनों मासेस के डबल हो गया, यानी कि दोनों मासेस क्या हो गए, m1 भी हो गया 2m1 और m2 भी हो गया 2m2। राइटिंग थोड़ी गंदी है, कितना हो गया 2m1 2m2, और रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज ऑल्सो डबल, डबल का मतलब 2r का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो f इक्वल्स टू जी, और ये कितना हो गया टोटल 4m1 m2, तो 4 बाहर लिख दिया, m1 m2, नीचे कितना हुआ 2 टू द 4r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल किया, वही वाला फॉर्मूला दोबारा आ गया, रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन सेम का ऑप्शन है नहीं है, नन ऑफ दिस का है, तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा सवाल कैसे कर सकता था, सवाल ऐसे करता, इफ मास ऑफ अ बॉडी, इफ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, अगर मास ऑफ आ बॉडी करता तो क्या बोलते हैं हम, m1 को हम 2 मान लेते, ट्वाइस मान लेते, और m2 को एज इट इज, क्योंकि एक बॉडी का बोल रहा है कि वो डबल हुआ है। तो उस सूरत में क्या बनता, उस सूरत में बनता 2 और इसको कैंसिल करते हैं हम, ये बनता हाफ। तो यह करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, हो सकता है कि मास ऑफ अ बॉडी ही हो, ठीक है, बच्चे से बताने में गलती हो। ठीक है, सो नन ऑफ दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन। आगे बढ़ते हैं। 11, वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम, जी की वैल्यू कब मिनिमम होगी भाई, एट पोल्स, एट इक्वेटर। ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ये आता है एमयूटी के पेपर में, मैंने देखा था, आई थिंक 2017 में देखा था ये। बोथ ए बी नन ऑफ दीज। तो एट इक्वेटर जो होता है ना, वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम। इक्वेटर बेटा ये होता है, इस पे जी की वैल्यू मिनिमम होगी, और ये जो पोल्स है ना दोनों, इस पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। याद रखना एट द पोल्स। अब अगले में ये बोल सकता है वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम, तो उस पर क्या करके आओगे, ऑप्शन करेक्ट एट पोल्स। भाई गलती नहीं करनी, मैं सब चीज़ें तुम्हें करा रहा हूँ पेपर में, तुम्हें अच्छा स्कोर करना है। आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ऑथेंटिक है। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, वेरिएबल वेलोसिटी। तो बेटा पहले आंसर बता दिया उसने। अब बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देखो एक बॉडी है सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है। अब ये जहां जहां पॉइंट पे घूमेगी ना बेटा, इसकी क्या होती जाएगी, डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो लेकिन स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, इसीलिए बोला स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट है उसकी। अब बेटा कांस्टेंट स्पीड है ना, तो इस पे तो एक्सीलरेशन कौन सी लगेगी, एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगी, जो कि क्या होती है ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अगर मैं मान लो मेरा रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहेगा ना, सर्कुलर पाथ है तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कांस्टेंट को हटा दूं, जैसे कि 1 अपॉन आर था ना, तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट हटेगा, तो क्या आएगा इसकी जगह पर, प्रोपोर्शनैलिटी का निशान। तो देखो क्या हुआ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगी, लेकिन यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, इट मींस कि डायरेक्शन वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और सिंस वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन हम ये बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, इसके पास कौन सी एक्सीलरेशन होती है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाली है, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा अगर बोलता अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देता ना तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती, जीरो। बार बार बताया यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जीरो होती है। चलिए चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन। 13 पे आते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, बच्चों वाला क्या, एनर्जी, वॉट, हॉर्स पावर। अच्छा ये भी बच्चा जो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ते वो ये लिख कर आते हैं। खैर मेरा बच्चा क्या लिख कर आएगा, बी। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन विच इज वॉट। इजी था। चैप्टर 7 वर्क पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क आसान है। वर्क एनर्जी जिसमें नहीं पढ़ा होता वो ये लिख कर आता है। पावर काइनेटिक एनर्जी फोर्स, पावर होती है बेटा। पावर का क्या होता है, W अपॉन टी, वर्क डन पर टाइम। सो पावर इज योर करेक्ट ऑप्शन। डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ये ऑथेंटिक लग रहा है, ठीक है। तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ये होती है। कैसे निकाली भाई, वर्क का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना। फोर्स का क्या होता है MLT माइनस 2 और डी का क्या होता है L। अगर ये भी नहीं आता तो फोर्स का अलग से निकाल लेना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, बेस सेम, पावर्स ऐड 2, T माइनस 2। करेक्ट ऑप्शन इज बी। चैप्टर 7 वर्क। 16 डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पेंडुलम, मास स्प्रिंग सिस्टम, बोथ ए बी एंड नन ऑफ दीज। तो बेटा आपको पता है ये कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन में हमने पढ़ा था, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक की एग्जाम्पल्स हमने 2 पढ़ी थी और उसकी डेरिवेशंस भी की थी। पहला पेंडुलम और दूसरा मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम। सो बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर 8 वेव मोशन। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ हुक्स लॉ, ये बहुत ज़्यादा बच्चों वाला पूछ लिया। आई गेस ये कुछ दूसरे तरीके से पूछा होता कि मास स्प्रिंग सिस्टम में जो हुक्स लॉ लग रहा है उसमें बताओ, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, x0 का स्क्वायर माइनस x0, इस टाइप का। तो ऐसा फॉर्मूला वाला पूछा होगा। इतना आसान कैसे पूछ सकता है, हो सकता है। f इक्वल्स टू ax, f इक्वल्स टू माइनस kx, f इक्वल्स टू माइनस hf, f इक्वल्स टू hl। आपको पता है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, f इक्वल्स टू माइनस kx या पॉजिटिव kx। सो चैप्टर 8 वेव मोशन। आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ वन वाइब्रेशन। अब देखो टाइम पीरियड बोल रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कहाँ से निकाल सकते हैं, एस इक्वल्स टू वी से निकाल सकते हैं। देखो ऑप्शंस क्या दिए हैं, एस इक्वल्स टू सी ओवर लेमडा 1/f नन ऑफ दीज। टाइम पीरियड मतलब टाइम, तो एस इक्वल्स टू वी से लगा देते हैं, तो टी हो गया एस अपॉन वी। बेटा ऐसा नहीं है, ये बोलता है टाइम पीरियड, ये क्या है सिंपली टाइम। तो टाइम पीरियड कौन सा, वाइब्रेशन का पूछ रहा है, ऑसिलेशन का पूछ रहा है। तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, 1/f इज योर करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन। आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ डेंसिटी। बेटा ये पता नहीं कहाँ से पूछा उसने। खैर डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, क्योंकि इसमें 3 लेंथ होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। मास क्या होता है केजी, केजी पर मीटर क्यूब। कहीं दिख रहा है ऑप्शन, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो केजी पर मीटर क्यूब इज योर करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर नंबर 11 हीट। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये अच्छा सवाल है और ये ऑथेंटिक है, ठीक है। इज ए 2 टेस्ला, एक्सपेरिमेंट फॉर गॉस, सोन और अर्थ सेकेंड। तो बेटा इसका आंसर क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट फॉर गॉसेस। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर 1 टेस्ला के बराबर होता है। यहाँ पे कितना ऑप्शन था, 2। 1 टेस्ला के बराबर होता है और 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंट फॉर गॉसेस। अच्छा नेक्स्ट में आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताओ कि 1 गॉस किसके बराबर होता है। तो 1 गॉस किसके बराबर हो जाएगा, अगर एक जो है इसके बराबर है तो ये चलाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा 1, तो 1 गॉस किसके बराबर होगा, 1/10 4, और यू कैन से 10 एक्सपोनेंट माइनस 4 गॉसेस, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 10 एक्सपोनेंट यानी कि 10,000 गॉस। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ, क्या आइसोटोप्स में क्या चीज़ सेम होती है। देखो जब हम प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हमारे पास मेंडलीव तक जितने भी लोग आए, डोब्रिनियर आ गया, न्यूलैंड आ गया, लोदरमेयर आ गया, सब ने एटॉमिक मासेस पे अपना प्रोडक्ट टेबल बनाया था और वही बेसिक गलती थी, क्योंकि एटॉमिक मासेस क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं आइसोटोप्स की वजह से। एक एलिमेंट के 3 एटॉमिक मासेस हैं, क्यों, आइसोटोप्स की वजह से। एटॉमिक मासेस किसकी वजह से आता है, न्यूक्लियॉन्स की वजह से।
इट मीन्स कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, दोनों के सम की वजह से। सो बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया वो किस पे बेस्ड था? एटॉमिक नंबर पे। चलिए, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स में बेटा सेम नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की तादाद सेम होती है हमेशा आइसोटोप में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रोटॉन। अब पूछ सकते हैं प्रोटियम में बताओ कितने न्यूट्रॉन होते हैं, है ना भाई, उससे रिलेटेड है। तो याद रखना प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ड्यूट्रियम में कितने हो जाएंगे? 1। ट्रीटियम में कितने होंगे? ट्रीटियम में होंगे 2 न्यूट्रॉन, याद रखना। चैप्टर नंबर 11 एटॉमिक न्यूक्लियस। ये क्या हो गया? गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, हाई एनर्जी फोटोन्स, बोथ, नन ऑफ दीज। गैमा रेज क्या होती हैं? तो गैमा रेज बेटा दोनों चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी होती हैं और हाई एनर्जी फोटोन्स भी होते हैं। तो बोथ इज योर करेक्ट ऑप्शन, चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर रेडिएशन। सो ये कुछ MCQs थे जो मुझे अभी तक रिसीव हुए थे। 23 अगस्त के जैसे ही रिसीव होते हैं मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, टेंशन नहीं लो, तैयारी सारी कराएंगे आपकी, ठीक है। सो अब यार लाइक वाइक को छोड़ो, ये जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर दो, ठीक है। चलो, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।